नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबके लिए लेके आया हूँ आज का बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड आर्टिकल्स। जो लोग इंटरेस्टेड है इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज़पेपर्स को पढ़ने में, सीखने में, कैसे इन्हें पढ़ना है और एनालाइज करना है इसके आर्टिकल्स को, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी इस चैनल को और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। शुरुआत करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल है टाटा ग्रुप रिटेन्स top spot as India's most valuable brand at $28.6 billion. Tata Group, of course, India का one of the most trusted brands है इस टाइम पे, राइट? एंड कितनी सारी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में टाटा ग्रुप के और उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5-6 सालों में स्पेशली, और आज तक भी ओवरऑल अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा कमा कर दिया है, जितने भी आम इन्वेस्टर्स हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप ने रिटेन किया है नंबर 1 पोजीशन इंडिया में एज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, जिसकी वैल्यू है $28.6 बिलियन। $1 बिलियन इस वक्त करीब करीब 16 से 17 हजार, 16,500 करोड़ होता है, और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 28 से, सो आप देख सकते हैं कि करीब 3.5 लाख करोड़ तो इनकी सिर्फ ब्रांड वैल्यू है। और इसके बाद अगर आप देखें, इन्फोसिस होल्ड करता है सेकंड पोजीशन और HDFC ग्रुप ने काफी बड़ा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया, एक लीप लिया और थर्ड पोजीशन पे आ गया है ब्रांड वैल्यू में इंडिया के टॉप 100 2024 रैंकिंग में। तो इस रिपोर्ट में हम लोग ब्रांड वैल्यू देखते हैं 250 इंडियन ब्रांड्स के अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर ने भी 61% का ग्रोथ दिखा है ब्रांड वैल्यू में। बाकी ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखें, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने काफी अडेप्टेशंस किए हैं कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, जहां पे इन्होंने काफी ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू अगर आप देखें तो पोजीशन देखिए $28.6 बिलियन। नंबर 2 पे है इन्फोसिस, नंबर 3 पे फिर LIC, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आता है रिलायंस, छठे पर एयरटेल, HCL टेक आता है $7.5 बिलियन के साथ 8वें नंबर पे। तो ज्यादा बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर आप देखिए टाटा ग्रुप बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ चुका है, मतलब इन्फोसिस भी इससे 50% कम है अगर सेकंड नंबर पे देखें जो ब्रांड है। और इसके अलावा जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं, अगर इन्हें आप कंबाइन करेंगे ऑलमोस्ट, ये देखिए स्टार्टिंग के 3 को, तो ये शायद बीट कर पाएंगे टाटा को एक साथ मिलकर। नहीं तो ओवरऑल स्टार्टिंग के 2 को भी आप कंबाइन कर देते हैं ब्रांड वैल्यू को, तो टाटा का अकेले इससे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। चाइना हैज मिसकैलकुलेटेड विथ यूरोप ऑन बैकिंग रशिया, ये कहना है यूएस एम्बेसडर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, और यूरोपियन यूनियन और चाइना, इन दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं एक हफ्ते से हमारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है, राइट? क्योंकि अभी थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देता हूँ जो लोग नए लोग आए हैं। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि कह दिया कि हम 38% टैक्स लगा रहे हैं वो कार्स पे, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चाइना से इंपोर्ट होती है। चाइना बहुत नाराज हो गया यहाँ पे कि ऑलरेडी इतना कंपटीशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के इसमें, और हम पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, तो क्यों सिर्फ चाइना को पनिश किया जा रहा है? तो चाइना ने कहा यूरोप को कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको, आप सोच लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ ट्रेड वॉर नहीं करना चाहते, ठीक है? हमें ट्रेड वॉर नहीं शुरू करना है, नया टैरिफ वॉर नहीं शुरू करना है। टैरिफ मतलब टैक्स जो लगाया जा रहा है, जो ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं, ये इसे हम लोग बोलते हैं टैरिफ्स। एंड ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज चाइना भी लगा सकता है यूरोप पे, ये राइट, यहाँ पे एज अ रिवेंज, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेशर डालने के लिए यूरोप पे, ये भी ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आनंद कौन ले रहा है सबसे ज्यादा, ये देखते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे आनंद ले रहा है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अम्बेसडर का कहना है यूएस के कि बीजिंग ने, मतलब चाइना की राजधानी है, चाइना को हम बोलते हैं यूजुअली जियोपॉलिटिकल इसमें, कि बीजिंग ने मिसकैलकुलेट किया, मिसजज कर दिया कि यूरोप के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा अगर रशिया यूक्रेन वॉर में वो रशिया को सपोर्ट करता है, और रशिया को चाइना ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज यूरोप ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो चाइना के अगेंस्ट हैं। तो अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट का कहना है, जो चाइना में था, कि वह जो ये फ्रे हो रहा है, मतलब रिलेशंस थोड़े जो खराब हो रहे हैं बिटवीन नंबर 2 इकोनॉमी एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वो हो रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और चाइनीज ने मिसकैलकुलेट कर दिया कि यूरोप यहाँ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और उनका ये कहना है कि चाइनीज डिप्लोमैट्स ने ये अंडरस्टैंड नहीं किया, नहीं समझा कि क्या कोर वैल्यू है जो यूरोप जिस पे फोकस करता है, जहां पे यूरोप
एम्फेसिस देता है इस वक्त, जैसे कि पीस और यूनिटी इन यूरोप इटसेल्फ। तो यूरोपियन यूनियन इस वक्त आउटराइट ऑपोजिशन में काम कर रहा है टू चाइना सपोर्ट फॉर मॉस्को। मॉस्को मीन्स रशिया। तो रशिया को जो सपोर्ट दिया चाइना ने, उसका अब परिणाम, उसे यहाँ परिणाम भुगतना पड़ रहा है, और ये परिणाम है इकोनॉमिक, राइट, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है। टैरिफ चाइनीज कंपनीज को झेलनी पड़ रही है जो चीज़ें। तो यहाँ पे ये अच्छे से जवाब दिया है यूरोप ने। आते हैं तीसरे आर्टिकल पे। टेलर स्विफ्ट फैंस आप में से कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको ये टर्म पता होना चाहिए आप इनके फैन है या नहीं है। ये है टेलर स्विफ्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है ये, मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल अभी टेलर स्विफ्ट वर्ल्ड टूर पे चल रही हैं, ठीक है, एंड काफ़ी सारे सिटीज़ में इन्होंने परफॉर्म किया। लाखों फैंस आ रहे हैं इनके एक एक सिंगल कॉन्सर्ट में। अब हो ये रहा है कि एक इसका टर्म दे दिया गया है इसे स्विफ्टोनॉमिक्स, क्योंकि ये बहुत मार्केटिंग की गई इस चीज़ की। जहाँ जहाँ टेलर स्विफ्ट जा रही है वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट हो जा रही है, बड़े लेवल पे इकोनॉमिक चेंजेस आ जा रहे हैं, क्योंकि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं कि पूरा एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड क्लेम है, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए, इन्होंने डबलिन से लेके वियना तक सोल्ड आउट शोज किए हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा ओवरऑल इन्हें रिस्पॉन्स भी मिला है यहाँ पे। लेकिन एक एग्जाम्पल दिया स्टॉकहोम का, ठीक है, अगर आप स्टॉकहोम का एग्जाम्पल देखें अभी, तो यहाँ पे 1,80,000 फैंस ने अटेंड किया इनके 3 शोज को मई के महीने में, और आधे तो अब्रॉड से आए थे, जिसकी वजह से करीब $81 मिलियन का टर्नओवर आया उस सिटी में। एंड 3 डे का हॉल था यहाँ पे। अगर आप ओवरऑल देखें तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा स्वीडिश इकोनॉमी की इस इवेंट से, ठीक है। क्यों? एक्स्ट्रा टर्नओवर आया किसके लिए? सिटी के लिए। टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्नओवर रहा, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट ओवरऑल क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ ये एक वीकेंड के लिए है, लोग वहाँ सिर्फ एक वीकेंड के लिए आ रहे हैं। तो उस वीकेंड 3 दिन में क्या हुआ कि रेस्टोरेंट और होटल्स ने बहुत पैसा कमा लिया, ठीक है। काउबॉय हैट की सेल्स बढ़ गई 150%, बट काउबॉय हैट से इकोनॉमी को आप कितना इम्पैक्ट कर पाएंगे? इसके अलावा इन्फ्लेशन देखा गया थोड़ा बहुत बढ़ते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर 3 दिन के लिए ही इतने सारे लोग आ जाएंगे किसी छोटी सी जगह पे, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी कुछ चीज़ों की। तो इसका यही इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे कोपियस रिसर्च है कि ऐसे जो बिग इवेंट्स होते हैं, इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्चुअली आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा कर देखना पड़ेगा, तब दिखाई देंगे, ऐसे नहीं दिखाई देंगे। इतने बड़े होते ही नहीं है। और ओलंपिक्स और यूरो 2024 जो है, इनके लिए भी सेम वर्डिक्ट है। कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ओलंपिक से भी नहीं पड़ रहा किसी की इकोनॉमी पे। तो दे आर बून फॉर रेस्टोरेंट्स, बियर सेल्स, सेलर्स ऑफ मर्चेंडाइज जो कपड़े बेचते हैं, लेकिन कोई कंजम्पशन पैटर्न इससे चेंज नहीं होता। एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग ऐसे होती है कि एक्सपेंडिचर तो वैसे भी ये होना ही था, एंड यहाँ पे सब्सटीट्यूशन आ जाता है बस। तो ओवरऑल ये यही कह रहे हैं कि 1-2 चीज़ें हैं इकोनॉमी की बस जिससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जो कि बहुत टेम्परेरी होता है, राइट। सो हो सकता है एक होटल 70% कैपेसिटी पे रहता हो एक वीकेंड, अब वो 100% कैपेसिटी पे रहेगा, बट 3 दिन के लिए। तो ओवरऑल पूरे साल के इसके सेल्स में कोई भी बेनिफिट ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ होटल आप एक दिन में अपने कमरे को 100 से 200 तो नहीं कर लोगे, बहुत टाइम लगेगा कैपेसिटी बढ़ाने में। आप प्राइजेस बढ़ा सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है कि आप प्राइजेस इंक्रीज कर दोगे, बट सिर्फ 2-3 दिन में इतना आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे कि ओवरऑल आपकी रेवेन्यू में, ईयरली रेवेन्यू में कुछ फर्क पड़े। कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं हम लोग। यूएस में रिकरिंग जॉबलेस क्लेम्स राइज टू हाईएस्ट सिंस 2021, एंड यहाँ पे बात हो रही है रिकरिंग जॉबलेसनेस की। तो रिकरिंग एप्लीकेशंस आ रहे हैं यूएस में जॉबलेस बेनिफिट्स के लिए। यूएस में मैं बता दूं कि जितने लोगों की नौकरी चली जाती है ना, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलता है कि आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देंगे हम लोग। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डालना पड़ता है। तो इससे आसानी क्या होती है कि ये भी पता लग जाता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, राइट। एक्यूरेटली आप बता सकते हैं, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। सो यहाँ पे क्या हुआ कि रिकरिंग एप्लीकेशंस आ रहे हैं यूएस में जॉबलेस बेनिफिट्स के लिए। लोग अब बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो भी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, और ये हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है 2021 से। तो पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा जॉबलेसनेस लेवल पे हमें दिख रहा है, ठीक है, क्लेम्स के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन भी है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता लगता है कि लोग
जो पिछले 6 महीने जिन्होंने बेनिफिट्स लिया अनएम्प्लॉयमेंट का, वो अगले 6 महीने भी लेना चाह रहे हैं। मतलब उनकी जॉब नहीं लग रही, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है जॉब ढूंढने में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ओवरऑल, क्योंकि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है इकोनॉमी पे भी, अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता है। एक तो गवर्नमेंट को बेनिफिट्स देनी होंगी बहुत सारी, राइट, ऑल्दो इसमें इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व होता है, बट स्टिल अगर ये ज़्यादा ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये बहुत कंसर्निंग होगा ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा कम होता हुआ नजर आएगा। इन्फ्लेशन भले ही बेटर हो गवर्नमेंट को, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स तुरंत बढ़ाने पड़ेंगे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और अब इलेक्शन भी है। तो इलेक्शन के वक्त जब ऐसा डेटा है तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो जो बाइडेन से ज़रूर ये सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है कि अनएम्प्लॉयमेंट 2021 के लेवल पे चला गया है, आपने पिछले 4 साल में ऐसा क्या किया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा, जॉबलेसनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया। यूएस सैंक्शंस बोइंग फॉर 737 मैक्स 9 प्रोब डिटेल लीक। बोइंग हमेशा न्यूज़ में रहता है, मैं बता दूं, ये एयरप्लेन बनाने की कंपनी है, ठीक है। जितने भी लोग एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर इंडिया में बोइंग की होती है। 737 मैक्स की यहाँ बात हो रही है, लेकिन मैं बता दूं ये कंट्रोवर्सी में चल रही है कंपनी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इतने सेफ्टी नॉर्म्स को इन्होंने वॉयलेट किया है। बोइंग के प्लेन्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे इंजन को लेके हो, टेक्निकल फॉल्ट हो, कभी एक इंजन बंद हो जा रहा है, कभी कुछ उड़ के निकल जा रहा है एरोप्लेन में से, पार्ट्स ढीले हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेटेंट वायलेशंस है यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है इस वक्त और बहुत बेकार फेज से गुजर रही है बोइंग इस वक्त। एंड ब्रांड वैल्यू तो और ज़्यादा इसकी ख़राब हो चुकी है। तो बहुत सारे इन पे आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने बैठ करके इन्वेस्टिगेशंस लगा रखे हैं, इन्वेस्टिगेशन बिठा रखे हैं, एंड ये इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आने सबके बाकी हैं अभी, बट कोई भी हमें पॉजिटिव इसका आउटकम नज़र नहीं आ रहा। जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं कंपनी में जो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है। सो अभी भी यही देखने को मिल रहा है। नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने जो कहा है कि इन्होंने काफ़ी सारे रेगुलेशंस को वायलेट किया। ब्लैकस्टोन हायर्स एक्स क्रेडिट सूज एशिया पैसिफिक सीईओ। ब्लैकस्टोन काफ़ी फेमस कंपनीज है जो बच्चे इस वक्त कॉमर्स से लेके काम में है या फिर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग ड्रीम करते हैं कि उन्हें ब्लैकस्टोन जैसे फर्म्स में काम करना है, विच इज़ नॉट वेरी इजी टू गेट इनटू। ब्लैकस्टोन ने हायर किया है क्रेडिट सूज के फॉर्मर सीईओ फॉर एशिया पैसिफिक। इनका नाम है हेलमन सीटांग और ये दुनिया के सबसे बड़े ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर हैं और ये एक्सपांड कर रहे हैं अब इस रीजन में। कौन है एसेट मैनेजर सबसे बड़ा? ब्लैकस्टोन। यस, ये एसेट्स मैनेज करते हैं, एंड एसेट्स मतलब स्टॉक्स, इक्विटी, ठीक है। इक्विटी हम टर्म यूज़ करते हैं, स्टॉक्स नहीं बोलते हम इसे यूजुअली, लेकिन आपके लिए सिंपल रखना चाहता हूँ मैं। इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इसके अलावा और भी जितने ऑल्टरनेटिव एसेट्स है, रियल एस्टेट, हर चीज़ में ये इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में से एक हैं। सो दे वांट कि वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करे और एक्सपैंड करे एशियन रीजन में भी अपने बिजनेस। सॉफ्टबैंक टू बैक एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी एट 3 बिलियन वैल्यूएशन। परप्लेक्सिटी मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ChatGPT अगर यूज़ करते हैं तो परप्लेक्सिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये भी। एंड इसकी वैल्यू है अभी $3 बिलियन की, $3 बिलियन की वैल्यूएशन है। एंड सॉफ्टबैंक बैक कर रहा है इस एआई स्टार्टअप को। सॉफ्टबैंक दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी फंड्स में से एक है। दुनिया में जितने, आपको इंडिया में फ्लिपकार्ट का नाम पता होगा, चाइना में अलीबाबा का नाम पता होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे, ओयो का नाम पता है इंडिया में आप सबको सॉफ्टबैंक ने ही फंड किया है। और इसका एक बहुत बड़ा फंड है विजन फंड। तो विजन फंड 2 इन्वेस्ट कर रहा है यूएस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में परप्लेक्सिटी एआई एट $3 बिलियन वैल्यूएशन। चेयरमैन है सॉफ्टबैंक के मासायोशी सन, जिन्हें ये लगता है कि ये सेक्टर आगे बहुत बढ़िया ग्रो करने वाला है। तो कहीं करीब $10 मिलियन से $20 मिलियन के बीच में इन्वेस्ट करेंगे इस फर्म में, जो एआई का यूज़ करके काफ़ी अल्फ़ाबेट के गूगल सर्च के साथ कम्पीट करना चाहता है। एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वो दे भी देता है। सो ये गूगल के सर्च इंजन से कम्पीट करने के लिए यहाँ पे डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जापान ने दिया है एक वार्निंग। यस, अब कई लोगों को लग रहा होगा हमें जापान से क्या मतलब, जापान कुछ भी वार्निंग दे। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जापान में जिसका इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिले। लेकिन मैं बता दूं, जापान और जितने भी डेवलप कंट्रीज है, इंडिया इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इंडिया एक प्रॉपर ग्लोबलिस्ट कंट्री है, ग्लोबली कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। हमारी कंपनीज, हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया से। तो जापान की डोर स्टेप पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आपका दरवाज़ा नहीं ठकठका सकती।
यस, ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं बहुत ईजिली। जापान ने इशू किया है वार्निंग, और वार्निंग इन्होंने किया है अगेंस्ट शार्प येन ड्रॉप। जो लोग जापान घूमना चाहते हैं, मैं पहले ही बता दूं, बहुत ही बढ़िया टाइम है उनके लिए जापान घूमने का, क्योंकि उनकी करेंसी 50% यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है, अगेंस्ट यूएस डॉलर्स भी देखा और इंडियन रुपी के अगेंस्ट भी। और क्यों हो रही है हम ये जानते हैं। जापानीज अथॉरिटीज ने कहा कि वो जो हो सके वो एक्शन लेगा नेसेसरी, ठीक है, करेंसीज पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी करेंसी गिरे जा रही है लगातार, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट टेकिंग अ पॉज। सो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वी आर रेडी टू इंटरवीन, हम लोग इंटरवीन करने के लिए तैयार है एक्सचेंज रेट मार्केट में, मतलब करेंसी मार्केट में जहाँ करेंसी खरीदी और बेची जाती है। क्योंकि 38 ईयर के लो पे आ गया है येन, 38 साल के लो पे आ गया है अगेंस्ट डॉलर। और ये डिजायरेबल है एक्सचेंज के लिए कि एक्सचेंज रेट कभी भी स्टेबल रहे। रुपया भी, हम नहीं चाहते कि रुपया बहुत मजबूत हो जाए, कि यहाँ से 100% अप्रिशिएट कर जाए, 50% अप्रिशिएट कर जाए, या 50% डिप्रिशिएट कर जाए तुरंत से। रुपया स्टेबल रहे, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है, ना कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। तो येन के साथ भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, और जापानीज यही एक्सपेक्ट करते हैं कि येन भी स्टेबल रहे सबसे पहले। इस तरीके से इतना वॉलेटाइल आ रहा है कि जब नीचे जा रहा है तो लगातार नीचे ही गिरे जा रहा है, और बढ़ रहा है तो फिर बढ़े ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इंटरवेंशन किया जाता है जापानीज अथॉरिटीज के द्वारा अपने एक्सचेंज को, ताकि ये स्टेबल कर पाए और बचा पाए। आखिरी में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस एनपीए। एनपीए में बता दूं क्या होता है, जितने भी लोग हैं उन्हें, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप अपने दोस्त को उधार देते हैं, जब भी आप अपने दोस्त को उधार देते हैं तो आप उसको अपनी डायरी में लिखिए एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अब वापस नहीं आएगा ये पैसा, ठीक है। तो बैंक्स के पास भी ऐसा ही होता है। जब बैंक्स भी हमें लोन देता है और हम नहीं चुकाते उसे, तो एट द एंड वो उसे एनपीए में डाल देता है, ठीक है, कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, ये एसेट है, लेकिन ये एसेट अब जा चुका है, ये परफॉर्म नहीं करेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो ये हो चुका है अब 3% से कम ओवरऑल सिंस 2012 में। 2012 से लेके पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है कि ग्रॉस एनपीए 3% से कम हो गया है एक्चुअली, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है बैंक के हेल्थ का। मतलब बैंक्स लोन दे रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग वापस लौटा दे रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या न्यूज़ हो सकती है किसी सेक्टर के लिए, बैंकिंग जैसे सेक्टर के लिए स्पेशली। तो जो एसेट क्वालिटी है कमर्शियल बैंक्स का, वो डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, ठीक है, और अभी भी कंटिन्यूइंग डाउन ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो अब गिरकर आ चुका है 12 ईयर लो पे, जो है 2.8% एट द एंड ऑफ मार्च 2024। सितंबर में 3.2 था, और नेट एनपीए भी गिर के 0.6% पे आ गया है फ्रॉम 0.9। तो ये कहना है बायएनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है। तो अगर आप बेसलाइन सिनेरियो अंडरलाइन करते हैं स्ट्रेस टेस्ट का, देखिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। स्ट्रेस टेस्ट और ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते हैं यूजुअली, एंड थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। सो हम ऐसे समझेंगे कि किसी बिल्कुल नॉर्मल और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इंसान को भी समझ में आ जाए। तो बैंक्स के ऊपर ना एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि भाई ऐसा ना हो कि आज अगर खाली 10 लोगों ने उधार नहीं चुकाया तो पूरी बैंक डूब जाए, क्योंकि बैंक में हजारों लाखों करोड़ों लोगों का, एक्चुअली करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, राइट। तो बैंक्स को ना बहुत ही स्ट्रिक्टली गवर्न किया जाता है कि भाई तुम्हारे पास इंडिया की सारी जनता का पैसा है, तुम सही से काम कर रहे हो या नहीं, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 140 करोड़ लोगों का ट्रस्ट अगर बैंक से उठ गया तो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली आरबीआई वॉच करती है इन्हें। तो एक्चुअली देखा गया, ये जब रिपोर्ट आई, कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है व्हेन इट कम्स टू एनपीए। बैंक्स जितने भी लोन्स दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी सिलेक्शन एक तो ये कर पा रहे हैं सबसे पहले, और इकोनॉमी भी हेल्दी है कि लोग जो पैसा ले रहे हैं वो लौटा पा रहे हैं, ज़्यादातर लोग बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे कमेंट आया है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने रिकॉर्ड किया सस्टेन इंप्रूवमेंट कैपिटल पोजीशन में, एसेट क्वालिटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में, स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी ग्रोथ बहुत अच्छा किया है। इस टाइम पे बैंक निफ्टी एक इंडिकेटर है, उसे चेक करिए जाके। अगर आपने पैसा लगाया होता बैंक निफ्टी में भी पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल कभी भी, तो आज इसमें अच्छा खासा रिटर्न होता, जो कि एक सेफ ऑल्टरनेटिव है। ये ज़्यादा इसमें रिस्क भी नहीं है क्योंकि आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। तो
यहाँ पे अगर आप नोट करें तो अमंग बैंक ग्रुप्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने रिकॉर्ड किया है सब्सटेंशियल रिडक्शन अपने एनपीए में। पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस भी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रहा है। स्टॉक से 100% रिटर्न तो एक साल में उससे ज़्यादा दे रहे हैं, 100% से भी रिटर्न पब्लिक सेक्टर के। तो ग्रॉस एनपीए जो स्टॉक है वो डिक्रीज हुआ है सारे बैंक ग्रुप्स में। एक्टिव और डीप प्रोविजनिंग बाई पीएसबीएस एंड फॉरेन बैंक्स, यहाँ पे भी प्रॉपर इम्प्रूवमेंट देखी गई, हमें देखने को मिली है रिसेंट टाइम में ओवरऑल। तो ये एक्चुअली दिखाता है कि किस तरीके से हमारा ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और स्टॉक मार्केट में भी जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो यही शो कर रहे हैं कि इंडिया में एक्चुअली बैंक्स अभी हेल्दी हैं और आगे हमारे प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।